नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। बीएससी पार्ट थर्ड के आनुवंशिकी और जैव तकनीकी टॉपिक चल रहा है हमारे, जिसमें हमने कल एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम एंजाइम पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो एंजाइम जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं, मुख्य रूप से गोलाकार प्रोटीन होते हैं। एंजाइम रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जीवाणु से उपयोगी एंजाइम स्रावित होते हैं। प्राणी के आहार नाल के सीकम भाग में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज नामक एंजाइम स्रावित कर वहां पर सेलुलोज का पाचन करते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं के आमाशय के प्रथम भाग में जहां पर भोजन का संग्रहण किया जाता है, यहाँ पर सेलुलोज के पाचन के लिए र्यूमिनोकोकस एल्बस पाए जाते हैं। ये जीवाणु विशेष एंजाइम स्रावित कर सेलुलोज का अपघटन कर शर्करा में बदल देता है। जीवाणु जो है वो दो प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं, एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम जो है वो सूक्ष्म जीव उनकी सतह से बाहर स्रावित करते हैं, जैसा कि आहार नाल के सीकम में होता है, जबकि एंडो एंजाइम जीवाणु में ही रहते हैं। इनकी प्लाज्मा झिल्ली में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं जो ऑक्सीकरण की क्रिया कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जीवाणु से एंजाइम के अलावा विटामिन भी उत्पन्न होते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु हमारे आंत्र में पाया जाता है, वहाँ पर विटामिन बी एवं इसके विभिन्न प्रकार उत्पन्न होते हैं। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जीवाणु जो है वो राइबोफ्लेविन का संश्लेषण करता है और शरीर की क्रियाओं में सहायक होता है। शरीर में सूक्ष्म जीव बीटा कैरोटीन का संश्लेषण करते हैं। बीटा कैरोटीन रासायनिक क्रियाओं द्वारा विटामिन ए में बदल जाती है और स्ट्रेप्टोमाइसिस की विशेष जातियों द्वारा विटामिन B12 का संश्लेषण किया जाता है। शरीर में विटामिन की कमी से कई रोग हो जाते हैं जिन्हें अभाव रोग कहते हैं। भोज्य सामग्री के अलावा शरीर में पाए जाने वाले ये सूक्ष्म जीव विटामिन की पूर्ति करके शरीर को रोगों से मुक्त और सुरक्षित रखते हैं। ईस्ट, कवक और जीवाणु द्वारा तरह तरह के एंजाइम उत्पन्न किए जाते हैं। कवक का उपयोग एंजाइम के व्यावसायिक उत्पादन के लिए भी किया जाता है। कई एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे एमाइलेज, माल्टेज, प्रोटीजेज, पेक्टिन, डिग्रेडिंग इन्वर्टेज, पेनिसिलिएज, स्ट्रेप्टोडोनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेज इत्यादि एंजाइम, जिनके की अलग अलग कार्य है। जैसे कि एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है और इसका उपयोग जो है इसके माल्टोज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में, प्रोटीजेज प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, इस प्रकार से ये अलग अलग कार्य संपादित करते हैं। एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज भी विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो रक्त और अन्य उत्तकीय द्रव्यों में एंटीजन क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न किए जाते हैं। विशिष्टता युक्त होते हैं, अतः संबंधित एंटीजन से संयोजन करते हैं। शरीर में एंटीबॉडी सुरक्षा का कार्य करते हैं ये, और रोग से शरीर को मुक्त रखने में सहायता करते हैं। 1964 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीबॉडी को प्रतिरक्षा क्रिया के आधार पर इम्यूनोग्लोबुलिन या IG नाम दिया था। एंटीबॉडी की जो संरचना है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। ये श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ये श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती है, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन या L चेन या हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन या H चेन। पहला है आपके हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक जोड़ी होती है तथा इनका आणविक भार लगभग 22,000 से 25,000 होता है।
एक श्रृंखला के अंतिम सिरे पर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। इस सिरे को अमीनो शीर्ष या एन शीर्ष भी कहते हैं। इस सिरे से एंटीजन जुड़ता है। दूसरी जो श्रृंखला है वो है बहुत भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ये भी एक जोड़ी होती है। इनका आणविक भार 50,000 से 55,000 तक होता है। ये श्रृंखलाएं प्रत्येक प्रतिरक्षी में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इस श्रृंखला पर शीर्ष सिरा पाया जाता है जिसे कार्बोक्सिल टर्मिनल या शीर्ष भी कहते हैं। इस श्रृंखला में एंटीजन संयुक्त नहीं होते हैं। एंटीबॉडीज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंटीबॉडीज एंड एक्वायर्ड एंटीबॉडीज। नेचुरल एंटीबॉडीज जो शरीर में स्वतः ही बनते हैं, इनका संबंध आनुवंशिक होता है और मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी प्राकृतिक प्रतिरक्षी कहलाते हैं। जबकि एक्वायर्ड एंटीबॉडीज जो है वो स्वतः उत्पन्न नहीं होते। जब एंटीजन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उनकी प्रेरणा से ये एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है 5 ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। फर्स्ट जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है जी या आईजीजी। इसकी संरचना सामान्य गामाग्लोबुलिन के समान होती है। इनमें पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। आणविक भार 14,000 से 1,60,000 तक। ये मात्र कोशिका में प्लेसेंटा में स्थानांतरित होता है और ये एलर्जीज के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए या आईजीए। ये शरीर के सभी भागों में बनता है। इसमें 8 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। इसके अलावा एक जी श्रृंखला और जुड़ी होती है। इसका आणविक भार 4 लाख होता है। ये आंसू, लार, स्तन के दूध के साथ शरीर द्वारा निष्कासित किया जाता है। ये श्वसन तंत्र में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं पर कार्य करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनते हैं। इनके एक अणु का आणविक भार 2 लाख के लगभग और सामान्यतः श्वसन नली व आंत्र के भीतरी स्तर में बनता है। यह आंतरीय परजीवी, दमा, एक्जिमा के लिए प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है ये बड़े आकार के ग्लोबुलिन है और 20 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनते हैं। आणविक भार 8.5 लाख से 9 लाख तक और यह प्रतिरक्षी जैव भ्रूण में उत्पन्न होता है। इसका जो वितरण है वो सभी स्थानों पर होता है और इसका जीवन काल कम होता है और ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन डी ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनते हैं। इसकी संरचना जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी के समान और इसके एक अणु का आणविक भार 1.5 लाख से 1,80,000 तक। दूध, प्रोटीन, इंसुलिन, डिप्थीरिया, टॉक्सोइड आदि से प्रतिक्रिया करता है और सामान्य कार्य जो है इसका अभी भी अज्ञात है। एंटीजन्स या प्रतिजन। जब किसी प्राणी के शरीर में कोई भी बाहरी पदार्थ प्रवेश करता है तो उसके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स होती है। इन बाहरी पदार्थों को एंटीजन्स कहते हैं। एंटीजन शरीर में विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीजन शरीर में विशिष्ट प्रकार के जो एंटीजन है, एंटीबॉडी जो है उनको उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ एंटीजन शरीर में प्रवेश करने पर भी प्रतिरक्षी उत्पन्न नहीं करते, लेकिन ये प्रतिरक्षा क्षमता का विकास करने में सहायक होते हैं। हेप्टेन पदार्थ ऐसे होते हैं जो शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न नहीं करते हैं और इनका अणुभार 8,000 से कम होता है। ये एंटीजन की तैयारी के लिए इन्हें प्रोटीन के साथ मिलाना आवश्यक होता है, इसलिए हेप्टेन्स को आंशिक एंटीजन भी कहते हैं। एक एंटीजन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो इस प्रकार है कि एंटीजन का अणुभार 8,000 या इससे अधिक होना चाहिए।
रासायनिक दृष्टि से एंटीजन प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। एंटीजन में स्टेरियोकेमिकल का गुण पाया जाता है। एंटीजन ऊतक से स्रावित एंजाइम के प्रति संवेदनशील होते हैं। बाह्य एवं भिन्न जाति के सदस्यों का एंटीजन बहुत अधिक एंटीजेनिक होता है। उसी जाति के सदस्यों का एंटीजन अपेक्षाकृत कम एंटीजेनिक होता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीजन एंड वीक एंटीजन। डिप्थीरिया व टिटनेस के टॉक्सॉइड स्ट्रॉन्ग एंटीजन है, जबकि कैंसर कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले जो एंटीजन हैं वो वीक एंटीजन है। एंटीजन की सतह पर एंटीजन निर्धारित स्थान पाए जाते हैं जहां पर प्रतिरक्षी आकर जुड़ते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया की तुलना की एंड लॉग थ्योरी से की जा सकती है। एंटीजन और प्रतिरक्षी युग्मन एंटीबॉडीज बाइंडिंग। तो जब प्रतिजन एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी से क्रिया कर शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न कर शरीर से मुक्त रखने में मदद करते हैं। इन्हीं क्रियाओं द्वारा रोगाणु और उसके संक्रमण का पता लगाया जाता है। यह क्रिया जो है वो निम्नलिखित चरणों में होती है: प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, लाइसिस। प्रेसिपिटेशन, इस समय एंटीजन एंटीबॉडी और प्रतिजैव परस्पर क्रिया कर अघुलनशील अवक्षेपण बनाते हैं। इस अवक्षेपण की मात्रा एंटीजन एंटीबॉडी से क्रिया करने वाले भागों की मात्रा पर निर्भर करती है। एग्लूटिनेशन, इस प्रक्रिया में एंटीजन के अणु एवं एंटीबॉडी परस्पर संयुक्त होकर समूह बना लेते हैं। इस समूह बनाने की क्रिया को समूहन कहते हैं। लाइसिस, जब एग्लूटिनेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो ये कोशिकाओं का अपघटन अथवा भक्षण करते हैं। यह क्रिया लाइसिस कहलाती है, जिससे जैव एंटीजन का प्रभाव रोका जाता है। इस प्रकार शरीर में प्रतिरक्षी जो अवक्षेपण की क्रिया करते हैं उसे प्रेसिपिटेन और एंटीजन को प्रेसिपिटिनोजन कहते हैं। इसी प्रकार प्रतिरक्षी जो आश्लेषण या समूहन करती है उसे एग्लूटिनिन और एंटीजन जो है वो एग्लूटिनोजन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।